मंत्रिमंडल तय, मंत्रालय पर मंथन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। रात के 8 बजने वाले आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। भजनलाल मंत्रिमंडल का विस्तार कल होने की संभावना है। राजभवन में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मंत्री बनने वाले विधायकों को कॉल कभी भी पहुंच सकते हैं। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला अब राजस्थान में भी लागू हो सकता है, यानी नए चेहरों के साथ साथ कुछ वरिष्ठों को भी मौका मिलेगा। फ्लोर मैनेजमेंट के लिए अक्सर अनुभवी विधायक की जरूरत पड़ती है। अनुभव का भी ध्यान रखा जाएगा। वैसे उम्मीद ये भी की जा रही है कि पहली या दूसरी बार जीते विधायकों को ज्यादा मौका मिल सकता है। अब सवाल उठता है कि अहम मंत्रालय कौन संभालेगा। इसी मुद्दे पर आज बड़ी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। भजनलाल कैबिनेट के शपथ ग्रहण की तैयारी। एमपी फॉर्मूले से ब्लूप्रिंट तैयार। सभी वर्गों का रखा जाएगा ख्याल। किसे मिलेगा बड़ा विभाग, कौन होगा दमदार। मंत्रिमंडल तय, मंत्रालय पर मंथन। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। मुकेश पारिक, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस से। एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का न्यूज 18 राजस्थान पर। आज चर्चा की शुरुआत मुकेश पारिक जी आपसे करते हुए, क्योंकि माना जा रहा है कि कल मंत्रिमंडल गठन होगा, शपथ ग्रहण होगा, क्योंकि राजभवन में लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कैसा होगा मंत्रिमंडल? देखिए, कब होगा ये तो अभी मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल कैसा होगा उस बारे में मैं ये अवश्य कह सकता हूं कि एक बहुत ही अच्छा मंत्रिमंडल जो राजस्थान में एक सुशासन दे सके और जो हमारा संकल्प है हम उसको पूरा कर सकें, और जो मोदी जी का ध्येय है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो लेके ये ऐसा मंत्रिमंडल का गठन होगा। राजस्थान में जिस प्रकार से पिछले 5 सालों में जो कमियां देखी गई है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे महिला उत्पीड़न की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे अन्य कोई बातें हो, उन सब को दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही साथ जिस संकल्प पत्र को लेके हम आए हैं मुकेश पारिक जी, कई सारे मुद्दे आपने उठाए, कई सारी कमियां भी आप गिना रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि एक्सपीरियंस्ड इंसान आए। कहा तो जा रहा है कि एमपी वाला फॉर्मूला अपनाएंगे और वरिष्ठ लोगों को कम, युवाओं को ज्यादा मौका मिलेगा। तो कैसे मुद्दे पूरे कर पाएंगे आप? देखिए, ये बात मैं तो आपसे यही कहूँगा कि ये हमारे मुख्यमंत्री जी पे छोड़ दीजिए। ये उनका विशेषाधिकार है मंत्रिमंडल का गठन करना। और मैं आपको जो आपने कहा कि अनुभव, युवा और क्षेत्र, सभी का समावेश इसमें आपको नज़र आएगा। अगर युवा मंत्री भी होंगे तो अनुभवी भी होंगे, सब होंगे। सरकार बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी। डबल इंजन की सरकार अब राजस्थान में बन गई है। राजस्थान के विकास को गति मिलेगी और राजस्थान के जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको और अच्छे तरीके से उनको लागू किया जाएगा। केंद्र की सारी योजनाओं का प्रदेश के जनता को लाभ मिलेगा। ये सारी चीजें मैं आपको ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो योजनाएं हैं उनका फायदा लोगों तक पहुंचाएंगे। राजकुमार शर्मा जी आपके पास आते हुए, क्योंकि अब तो बीजेपी ये दावा कर रही है कि लोगों तक फायदा पहुंचाएंगे। बीजेपी की सरकार आई है तो सुशासन की सरकार भी आएगी। कांग्रेस अभी तक इसे मुद्दा बना रही थी कि मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पा रही है बीजेपी। अब कल माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल का गठन भी हो जाएगा। मुद्दे बचे हैं क्या आपके पास? क्योंकि भजनलाल शर्मा ने तो यह भी कह दिया है कि जो योजनाएं पिछली सरकार में चल रही थी उन्हें सुचारू भी रखेंगे और बेहतर भी करेंगे। प्रियंका जी, कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी ने भजनलाल जी की सरकार को शुभकामनाएं दी है, भजनलाल जी को और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर को शुभकामनाएं दी है कि आप अच्छी सरकार बनाएं और कांग्रेस पार्टी की जो अच्छी योजनाएं हैं उनको आप आगे बढ़ाएं। लेकिन कल हमने देखा, आज सुबह अखबारों में पता चला कि हमारी एक जो बड़ी योजना चल रही थी युवाओं का, जो रोजगार को लेकर हमारे जो 5,000 नौजवान कार्य कर रहे थे,
उनकी योजना को इन्होंने बंद कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी साहब की जो गारंटी है राजस्थान में बंद करना चालू कर दिया है, नंबर 1। नंबर 2, आज इनको 23 दिन हो गए प्रियंका जी, राजस्थान की जनता ने अच्छा मैंडेट दिया, उसके बावजूद भी आज 23 दिन हो गए मंत्रिमंडल नहीं आया है। राजस्थान पहले तो आचार संहिता के चक्कर में सेवाएं नहीं हो पा रही थी और आज 23 दिन और हो गए। एक पियोन भी अगर छुट्टी ले लेता है तो दफ्तर की व्यवस्थाएं खराब हो जाती है। आज 23 दिन बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री जी ने कर्टसी कॉल भी कर लिए, दिल्ली की यात्राएं भी कर ली, सभी नेताओं को ढोक भी लगा ली और गिरिराज महाराज जी के भी ढोक हो गई और स्वागत सत्कार भी पूरे हो गए। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि पानी का महकमा कौन संभालेगा, चिकित्सा का महकमा कौन संभालेगा और राजस्थान में जो कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है उसको कौन संभालेगा। बार-बार कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल गठन नहीं कर पा रही है बीजेपी, अब तो वो भी हो रहा है। फिर मुद्दे बचे हैं क्या आप कांग्रेस के पास कुछ? प्रियंका जी, 3 दिन से गवर्नर हाउस सजा पड़ा है। गवर्नर हाउस में स्टेज बन चुका है, टेंट लग चुके हैं, कुर्सियां बन चुकी है, विधायक सूट बूट सिला के तैयार बैठे, साफा लगा के तैयार बैठे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने वरिष्ठों को मनाने में लगी हुई है और अब ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि मंत्री किसको बनाया जाए। मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि आपने पहले हमारे एक वरिष्ठ को तो आपने गवर्नर साहब बना के भेज दिया था, 2 वरिष्ठों को आपने चुनाव में निपटा दिया, 1 वरिष्ठ को आपने पूरे 5 साल निपटा दिया और एक नौजवान को, एक नए विधायक को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। तो जब आपने मुख्यमंत्री बनाने में ही कोई डर नहीं पैदा किया तो आप मंत्रिमंडल से क्यों डर रहे हैं? इसलिए आप मंत्रिमंडल अतिशीघ्र घोषित करिए और राजस्थान की बेहतर सेवा चालू करिए। ठीक है एसपी मित्तल साहब, अब ये माना जा रहा है कि कल मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, एक मिनी लिस्ट भी सामने आने वाली है, लेकिन अब लोगों के मन में सवाल यह है कि मंत्री बनाया किसे जाएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि कुछ वरिष्ठ नेताओं को इसमें शामिल किया जा सकता है, जो सांसद से विधायक बने हैं उनके नाम को भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि कुछ चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं। देखिए उनका भारतीय जनता पार्टी तो सारे काम जो है चौंकाने वाले ही करती है। आप देखिए जिस तरीके से भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, तो उनको जब फोटो सेशन हो रहा था तब तक उनको नहीं पता था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसलिए वो 5वीं पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए थे। लेकिन अचानक उनके जब नाम की घोषणा करी तो पहली पंक्ति में आ गए। जहां तक आज मंत्रिमंडल के विस्तार की बात है, तो जिस तरीके से राजभवन में तैयारियां हो रही है, मुझे ऐसा लगता है प्रियंका कि ये मंत्रिमंडल का विस्तार अब जो है कल जो 27 तारीख को 3 बजे या 4 बजे के बाद ही होगा, क्योंकि यदि मान लो कल सवेरे 11 बजे इस मंत्रिमंडल का विस्तार होता तो शायद क्या नाम से अब तक विधायकों को सूचना मिल जाती। मेरे संपर्क में भी कई भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, अभी तक इन्फॉर्मेशन ये है कि किसी भी विधायक को सूचना नहीं गई है। ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा है कि कल 4 बजे बाद होगा, इसीलिए रखा गया है कि सवेरे जिन विधायकों को मंत्री बनाया जाना है उनको कल सवेरे से सूचना देना शुरू करेंगे और 4 बजे मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। ये बात सही है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जो मंत्रिमंडल के जो विधायक बनेंगे, जो मंत्री बनेंगे, उनके बारे में प्रियंका किसी को पता नहीं है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, चाहे वो क्या नाम से सीपी जोशी हो जो अध्यक्ष हैं, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हो जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किसी को नहीं पता कौन बनेगा। और कोई नेता ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी सिफारिश से कोई विधायक मंत्री बनने जा रहा है। मुझे लगता है कि शायद क्या नाम से ये आप देखो, ये जो परंपरा बदली है राजनीति की, उसमें यह है कि किसी भी भाजपा नेता के घर पर विधायकों का कोई जमावड़ा नहीं है। उसका कारण यह है कि किसी को नहीं पता कि कौन विधायक बनेगा, यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, शायद उनको भी ये नहीं पता कि कल क्या नाम से कौन से मंत्री शपथ लेने जाएंगे। उन्होंने कोई जरूर तैयारियां की होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि कल जब सूचना सबको जाएगी तभी पता चलेगा। मित्तल साहब, मोदी है तो मुमकिन है और कहा जा रहा है कि कोई भी विधायक मंत्री बनाया जा सकता है, यही वजह है कि सबके दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। निरंजन पोद्दार साहब, ये तो कल ही पता चलेगा कि मंत्री कौन बन रहा है, लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी किसे सौंपी जा सकती है? क्योंकि बीजेपी कई बड़े मुद्दों को लेकर सरकार में आई है, उन मुद्दों को पूरा भी करना है, ऐसे में जरूरी है कि एक्सपीरियंस नेता को आगे किया जाए। देखिए प्रियंका जी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश की राजनीतिक डिस्कोर्स पिछले 10 साल से बदलती आ रही है, और अब एक नया प्रयोग आप ये मान के चलिए इन 3 चुनावों के बाद में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनावों के बाद में एक नया प्रयोग और आजमा रही है। और उस नए प्रयोग के अंदर क्या है
कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ जिस तरीके से राजनीति के अंदर एक फियर और डियर यानी कि दो शब्द ऐसे चला करते थे, यानी कि जो प्यारा है उसको पारितोषिक मिले, और या फियर मतलब डर, यानी कि वो फला नेता नाराज ना हो जाए, वो फला नेता नाराज ना हो जाए, सबको संतुष्ट करने की विधि होती थी। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने फियर और डियर यानी कि इस चीज से बाहर आकर के, और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट के अंदर भी आप देखेंगे तो 6 ब्यूरोक्रेट से आए हुए, यानी कि जिनका राजनीति से कहीं तो कोई दूर दूर तक का संबंध नहीं था, लेकिन वो कार्य कुशल लोग थे। और जिस तरीके से 16 आवर वर्किंग मोदी जी की स्टाइल है, वो कहीं ना कहीं आज हमने मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल देखा है, तो उसके अंदर भी आप देखेंगे तो वहां पे ऊर्जा, साथ में अनुभव और साथ में ईमानदारी, तीनों चीजों का समावेश करके जिस तरीके से लिस्ट रखी गई है और उसको डे टू डे बेसिस पे उसको मॉनिटर किया जा रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है राजस्थान के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ऐसे ही लोगों की लिस्ट सामने रखेगा जिसके अंदर आपको अनुभव भी दिखेगा, जिसके अंदर आपको ऊर्जावान भी दिखेंगे, जो 16 आवर वर्किंग करने की जिनकी कैपेसिटी होगी, और जो जनता को डिलीवर करने के लिए, यानी कि अब जो राजनीति चल रही है वो ये चल रही है कि नेताओं की संतुष्टि से ज्यादा जनता की संतुष्टि ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मुझे ऐसा लगता है कि कल आपको जब लिस्ट सामने आएगी तो उस समय हम और कई कयास लगाएंगे और आप देखेंगे बहुत आश्चर्यचकित लिस्ट होगी, और ये देखेंगे इससे ये चीज परिलक्षित हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी अब 16 घंटे काम की वर्किंग को अपनी प्राथमिकता दे रही है, मेरा यह मानना है। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी जानी ही जाती है चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए, और इसीलिए माना जा रहा है कि अगर एमपी के तर्ज पर ही राजस्थान में भी मंत्रिमंडल का गठन होता है तो कई नाम ऐसे सामने आ सकते हैं जो सभी को चौंकाने वाले हैं। लेकिन मुकेश पारीक जी, नाम तो चौंकाने वाले आप सामने ला रहे हैं, नए नए लोगों को मौका तो दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि उन मुद्दों को कैसे पूरा करेंगे आप जिन मुद्दों के दम पर आप सरकार में वापस आए हैं। निश्चित रूप से उसको पूरा करने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। इसका भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता ने विश्वास किया है। राजस्थान की जनता ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया है, उन पर भारतीय जनता पार्टी खरा उतरेगी। अभी आपने देखा होगा विकसित भारत संकल्प यात्रा के जो कैंप लगे हुए हैं, जिसमें प्रदेश की जनता को राहत मिले, इसके लिए लगातार काम हो रहा है और जनता उसमें आ रही है और अपना रजिस्ट्रेशन करा रही है। जो विभिन्न केंद्र की जो योजनाएं हैं उसका लाभ मिले, वो उसके लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लाभार्थी उसमें आ रहे हैं, तो ये सब चल रहा है। अभी हमारे विपक्ष कह रहा है कि डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है बीजेपी में, और यही वजह है कि पहले मुख्यमंत्री बनाने में इतना वक्त लिया, मंत्रिमंडल गठन में, और लगातार कुशासन की सरकार वहां पर, जिसके वजह से क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं। मुकेश पारीक जी, ये आरोप लग रहा है। मैं उसी का जवाब देता हूँ। हमारे कांग्रेस के मित्र ने ये कहा कि 22 दिन बार बार कहा। आपको जानकारी होनी चाहिए कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो अकेले मुख्यमंत्री जी के पास 20 विभाग थे, 20, और वित्त विभाग और गृह मंत्रालय जैसे प्रमुख विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास थे। और आपने देखा होगा इन दोनों विभागों का क्या असर हुआ। गृह मंत्रालय इनके पास था, कोई फुल टाइमर नहीं था गृह मंत्री, तो क्या हालत रही राजस्थान की, प्रदेश की। वित्त मंत्रालय तो इनके पास था, तो अलग से राजस्थान की आर्थिक स्थिति क्या होगी। गृह मंत्रालय सुनिए, ये सीएम के पास नहीं रहेगा। मैं और बोल रहा हूँ आपसे, और मैं 20 मंत्रालय की बात कर रहा हूँ, मैं एक मंत्रालय की बात नहीं कर रहा, मैं 20 मंत्रालय की बात कर रहा हूँ। साथ ही अभी इन्होंने कहा कि उसको सल्टा दिया, इसका ये अनुभवी को छोड़ दिया, ये कर दिया। अरे आप बार बार क्यों भूल जाते हैं कि आपकी पूरी सरकार, आपके पूरे मंत्री होटल में बंद रहे, राजस्थान की जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपने सचिन पायलट के साथ क्या किया। सचिन पायलट को निकम्बा, निर्लज, ना जाना क्या क्या राजकुमार शर्मा जी। राजकुमार शर्मा जी, जब सवाल पूछेंगे तो पलट कर सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे ना कि आपकी जब सरकार थी तो क्या हुआ था। कांग्रेस को ये सारी चीजें याद रखनी चाहिए। प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी अभी हमारी सरकार 22 दिन पार्टी को एक और बात कहना चाहता हूँ। 22 दिन ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में चौंका दिया, मध्य प्रदेश में चौंका दिया, राजस्थान में चौंका दिया। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, अगर इनकी सरकार आती है तो क्या प्रधानमंत्री पद पे भी किसी को चौंकाएंगे क्या? किसी साधारण कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? बताइए मुकेश जी, तो बड़ा सवाल है। हिंदुस्तान में क्या वरिष्ठों को निपटाने का काम कर रही है, हाँ। वरिष्ठों को निपटाने का काम कर रही है, और जब खुद की बारी आती है तो खुद ही गृह मंत्री बनेंगे और खुद ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा तो जब लगे, जब ये वरिष्ठों को निपटाते नया चौंकाने वाला हम प्रधानमंत्री के लिए भी लाए। देखिए, मुझे आश्चर्य होता है हमारे मित्र पर
कि आज जो दुनिया का सब में लोकप्रिय नेता है उसके लिए आप कह रहे हैं चौंकाने वाला नाम लाएंगे क्या, जिसके नाम पर आज जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है, जिसके नाम पर सुनिए, अरे आपको तो मोदी के नाम पे तो राजस्थान में चुनाव लड़ी बीजेपी, तो मोदी का आपको नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पा रहे, अरे आपको एक आदमी का चयन नहीं कर पा रहे, आप भी देख रहे थे टाइम तक भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता। आप सुनिए, आप भी देखिए, आप एक आदमी का चयन नहीं कर पा रहे नेता प्रतिपक्ष का। अरे हम तो मुख्यमंत्री बना दिया, हमने 2 मुख्यमंत्री बना दिया, मंत्रिमंडल का भी गठन हो जाएगा। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस डरती है मोदी नाम से और उनके पास मोदी का कोई विकल्प नहीं, इसीलिए आप कह रहे हैं क्या कि अब प्राइम मिनिस्टर के नाम पर भी दूसरा फेस सामने आया राजकुमार शर्मा जी। आपका यही मोदी जी की गारंटी फेल, आपका यही राजस्थान के आपका हमारे मुख्यमंत्री ने मोदी जी की गारंटी फेल कर दी है, आपका यही 5000 नौजवानों को बेरोजगार कर दिया है। आपका यही अहंकार, आपकी यही झूठ आपको विधानसभा में फ्री कर चुकी है, आने वाले लोकसभा चुनाव में फिर जनता सबक। आपका कांग्रेस की स्थिति क्या है कि वो जनता से ऊपर अपने को समझने लगी है कि हमने जो निर्णय ले लिया वो जनता मान लेगी। देखिए, जनता मोहर लगाती है आपके निर्णयों पर, आपके विश्वसनीयता पर जनता मोहर लगाती है, आपके कामों पर जनता मोहर लगाती है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है, मोदी जी पर विश्वास किया है, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है, और आप उसका अब अगर आपको जनता, अगर आपको जनता ने आपको निरंजन पोद्दार जी, आपको जनता ने निरंजन पोद्दार जी पहले सुन लेते हैं। बावजूद आप अगर बातें करते हैं, ऐसा है प्रियंका जी, हाँ। थोड़ा सा ज्यादा हास्यास्पद बात कई बार प्रवक्ता लोग कर जाते हैं, वैसे बहुत विद्वान और बहुत गुणी लोग होते हैं, लेकिन अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आई जो कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे। प्रियंका जी, आपको ये चीज समझ में आती है कि जिन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में से 56 में से 53 चुनाव हार गए, उन राहुल गांधी जी को तो रीलॉन्च करने में लगे हुए, और जो नरेंद्र मोदी जी जीत की गारंटी बने हुए ये कह रहे हैं कि उनको हटा करके चौंका दीजिए। नहीं लगता आपको यह हास्यास्पद बात? तो कहने का तात्पर्य ये मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष पता नहीं कहां से ये समझ के आते हैं, कहां से भ्रमित होकर के आते हैं। जब तक ये प्रधानमंत्री जी का कुर्ता खींचने में लगे रहेंगे, मेरे हिसाब से जनता से कनेक्ट नहीं करने वाले। इनको अपना वार रूम राजकुमार शर्मा जी बताएंगे कि आखिर कांग्रेस में कौन है पीएम फेस, आपके यहाँ तय हो पाया है क्या? क्योंकि अब तो ज्यादा वक्त नहीं है लोकसभा चुनाव में। हाँ प्रियंका जी, लोकसभा चुनाव में हमारा इंडिया नाम का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए 27 पार्टियों की एकजुटता बिल्कुल तैयार तो खड़ी है। 27 और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ये जो 400 का सपना लेके बैठे हैं, वो सपना हम पूरा नहीं होने देंगे। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प बताता है आपको जानकारी होनी चाहिए, इनका इंडिया गठबंधन सनातन को डेंगू बताता है, और ये उसके समर्थक। राजकुमार शर्मा जी, जब पीएम मोदी का विकल्प ढूंढने के लिए आप बीजेपी को सलाह देते हैं, तो उससे पहले आपको अपनी पार्टी के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा कि आप क्या कौन होगा फेस। कांग्रेस वहां पर भी आप चौंकाएंगे, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी वहां पर भी आप नया नाम ला करके देखिए, उसकी जनता उनके साथ है, जनता का आशीर्वाद है, जनता चाहती है, और देश की नहीं पूरे दुनिया की जनता चाहती है। अरे आप सचिन पायलट का तो जवाब नहीं दे पा रहे। मध्य प्रदेश में आपको राहुल गांधी को जनता एसपी मित्तल साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2024 को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, कौन कौन से वो खास समीकरण जिन्हें साधने की कोशिश की जाएगी बीजेपी की ओर से? देखिए प्रियंका, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो टिकट का वितरण हुआ था तभी से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के दिमाग में जो है लोकसभा चुनाव ही था, चाहे वो टिकट वितरण का हो, चाहे वो बाद में मुख्यमंत्री के चयन का, और चाहे दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने हो, उन सब में उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि लोकसभा चुनाव 5 महीने बाद ही होने। लेकिन जो कांग्रेस की बात है, आप देखो जो ओबीसी का मुद्दा है वो कांग्रेस ने उठाया था। बार बार राहुल गांधी कहते रहे कि क्या नाम से केंद्र के अंदर सेक्रेटरी नहीं है और ओबीसी को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं दे रहा। मुद्दा कांग्रेस का था, लेकिन उस पर अमल किसने किया? उस पर अमल भाजपा ने किया। मध्य प्रदेश में ओबीसी को चीफ मिनिस्टर बनाया, और आप देखिए जो कल जो उनका मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें 18 में से 12 जो मंत्री हैं वो ओबीसी के हैं, 5 एससी के हैं, 4 एसटी के हैं, और 7 सामान्य वर्ग के, कुल मिला के 7 हैं। तो जो मुद्दा कांग्रेस का था उस पर अमल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इन बातों को, सब चीजों पे सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से चुनाव को जीता जाता है। मुझे लगता है कि राजनीति के अंदर
जो क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी या कहें कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने जो परंपराएं, नई परंपराएं जो स्थापित की है, उससे भी कांग्रेस को थोड़ा सीख लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आखिर में जनता किससे खुश हो रही है। मुझे लगता है कि शायद जो अभी निरंजन पोद्दार जी ने कहा कि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, कांग्रेस और जनता के बीच में कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर थोड़ा बहुत क्या नाम से मुझे लगता है कांग्रेस की नीति में बदलाव होना चाहिए। और जहां तक मंत्रिमंडल का विस्तार है, वापस मैं उस पर आना चाहता हूं। हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रही। मध्य प्रदेश में जो 28 मंत्री बनाए गए, उसमें से 17 मंत्री ऐसे हैं जो पहली बार विधायक बने। इसलिए राजस्थान में ये कहा जा सकता है कि जो पहली बार के विधायक हैं उनको भी क्या नाम से अवसर दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार सांसद से विधायक बने, केंद्रीय मंत्री से विधायक बने, उन सभी को क्या नाम से मंत्री बनाया गया, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, चाहे नरेंद्र तोमर हो, जिनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। तो मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर भी जो 3-4 सांसद जो अभी विधायक बने, उन सबको मुझे लगता है मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और नए के साथ साथ जो पुराने लोग हैं, जो फ्लोर मैनेजमेंट कर सके विधानसभा का, उनको भी क्या नाम से इसमें शामिल किया जाएगा। और निरंजन पोद्दार जी, 12 जाट विधायकों पर सबकी निगाहें इसीलिए टिकी हुई है क्योंकि जाट समुदाय से ना सीएम बना, ना 2 डिप्टी सीएम। तो अब जाट समुदाय को ये इंतजार है कि कम से कम मंत्रिमंडल में 3-4 मंत्रियों को जगह मिले इस समुदाय से। निश्चित रूप से प्रियंका जी, देखो मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से समय लगा रही है मंत्रिमंडल का निर्णय करने में, तो इसमें एक सभी का सामंजस्य, जैसे ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसी हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो लिस्ट आने के बाद में। लेकिन यहाँ पे प्रियंका जी एक चीज और मैं कहना चाह रहा था, और मेरा मुझे ऐसा लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे कहना चाहिए। देखिए, आज की तारीख में जनता इतनी जागरूक है और हर आदमी के हाथ में गैजेट है, और मेरा यह मानना है कि जनता जिस तरीके से डे टू डे बेसिस पे सरकार के कामों की स्क्रूटनी करती है, वैसे ही जनता विपक्ष के कामों की भी स्क्रूटनी करती है। और यहां पे जब विपक्ष भ्रमित होता है, यानी कि जनता को चाहिए संयमित विपक्ष, लेकिन यहां पे भ्रमित विपक्ष में क्यों कह रहा हूं, एक बात, तेलंगाना में सरकार शपथ लेती है, वहां डिप्टी सीएम अगर शपथ लेते हैं तो वहां ठीक, लेकिन राजस्थान के अंदर डिप्टी सीएम शपथ लेते हैं तो इनके प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी कहते हैं ये तो कोई संवैधानिक पद ही नहीं है, ये तो असंवैधानिक चीज हो रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप आज की तारीख में मजबूत विपक्ष के अंदर है और सरकार का खींचिए, जबरदस्त कान खींचिए, और जो सरकार की कमियां हैं उनको उजागर कीजिए। आप और हम प्रियंका जी, हम जो पैनलिस्ट, एनालिस्ट और जो पत्रकार और जो विश्लेषक हैं, हम लोग भी सरकार को खींचेंगे, लेकिन इसके लिए आपको सार्थक मुद्दे, यानी कि एक सकारात्मक विपक्ष की तरह आपको काम करना पड़ेगा, तब आप जनता से कनेक्ट करेंगे। और जब आप जनता से कनेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको विजय श्री की प्राप्ति होने की संभावना है, मेरा यह मानना है। राजकुमार शर्मा जी, क्योंकि आप एक स्ट्रांग विपक्ष में हैं और 69 सीटें आपको भी मिली हैं, ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि आप भी विपक्ष के भूमिका में पुरजोर तरीके से आगे आएंगे। और जिस तरीके से बीजेपी ने कई मुद्दे उठाए, आपकी सरकार को गिरा दिया, इन्हीं मुद्दों के दम पर ऐसे ही मुद्दे आपकी ओर से भी उठाए जाएंगे। राजकुमार शर्मा जी। बिल्कुल प्रियंका जी, राजस्थान की जनता ने जो हमें विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। और पोद्दार साहब जो कह रहे हैं, उन्होंने जो एडवाइस दी है उसका भी हम अनुसरित करेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हमने पहले ही शुभकामनाएं दी है, नए मंत्रिमंडल को भी अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि वो आए और सेट होए, राजस्थान की बेहतर सेवा करें। राजस्थान में सभी जातियों को, सभी धर्मों को, सभी लोगों को, सभी भाषाओं को साथ लेकर चलें और राजस्थान का अमन चैन कायम रहना चाहिए। और राजस्थान की जो पुरानी सरकार की जो अच्छी योजनाएं थी उनको बंद ना करने के, और उनमें कोई अगर मिनमेक्स है, कोई छोटी मोटी कमी है, उसको ठीक करके राजस्थान की बेहतर सेवा करें। कांग्रेस पार्टी अगर ऐसा नहीं करेंगे तो विधानसभा और सड़क पे भारतीय जनता पार्टी को घुटने टिकाने का काम करेगी। मुकेश पारिक जी सलाह दे रहे हैं राजकुमार शर्मा जी, सलाह ले ली आपने, ठीक से काम करेंगे? बिल्कुल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह चुके हैं कि जो भी जनहित की योजनाएं हैं उनको जारी रखा जाएगा, उनमें जो कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। और जिस प्रकार से दवाई के वितरण में आज भी कई दवाइयां ऐसी है जो नहीं मिलती पेशेंट को, उनको बढ़ाया जाएगा। जो भी सुविधाएं हैं, जो भी जनहित की है, उसके लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है और वो उस प्रतिबद्धता के साथ ही हम काम करेंगे। और प्रदेश की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, प्रदेश की जनता ने मोदी जी पर विश्वास किया है, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भजन लाल जी के नेतृत्व में उस पर खरा उतरेगी और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को, ठीक है। तो दावे लगातार बीजेपी की ओर से यही किए जा रहे हैं कि हम सुशासन की सरकार लाकर देंगे, अच्छा काम करेंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है मंत्रिमंडल गठन पर, क्योंकि जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधे पर दी जाने वाली हैं। अब देखना होगा कि मंत्री परिषद में किसे किसे शामिल किया जाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए।
फिलहाल इतना ही, नमस्कार।